बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। आज नहीं तो कल पार्टी तो मनाई जाएगी और जब पार्टी मनेगी तो बकरे का क्या होगा। सवाल यह है कि गोदी मीडिया के सबसे मशहूर लपटझंडिसों में से एक और दुनिया के पहले वैज्ञानिक जिसने 2000 के नोट में नैनो चिप का आविष्कार किया था, नाम सुधीर चौधरी, बदनाम तिहाड़ी, 100 करोड़ की रिश्वत मांगते हुए सरेआम धरे गए, दिन रात मोदी चालीसा में डूबे हुए, आज तक पर ब्लैक एंड व्हाइट दिखाने वाले, जिनका खुद का ब्लैक व्हाइट है और व्हाइटवा ब्लैक है, वो भयंकर तरीके से लपेटे में आ गए हैं क्या। जी हां, खबर आ रही है कि सुधीर चौधरी पर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो गया है और इसके बाद चौधरी के खिलाफ जो जंग शुरू हुई है, लोग कह रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि इनका चौधराना भुला जाए। क्या है पूरा मामला और किन किन लोगों ने चौधरी को किस तरीके से लपेटा है, विस्तार से बताएंगे। एकदम आनंद लेते हुए देखिएगा, ये वीडियो काफी जबरदस्त होने वाली है। चौधरी के साथ साथ चौधरी के चेलों की भी पोल खोलेंगे। जी हां, राम राज्य वाले उत्तर प्रदेश से चौधरी के चेलों का एक गजब कारनामा सामने आया है। इन जैसों के चेले गौरक्षा के नाम पर गाय काट रहे हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट से झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झटका लगा है। क्या है वो झटका और क्यों इस झटके के बाद एक बार फिर से चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ चर्चा में आ गए हैं, या फिर सीधे सीधे कहें तो सवालों के घेरे में आ गए हैं। उन्हें लेकर लोग सवाल क्यों उठा रहे हैं, उस पर भी विस्तार से बात करेंगे। आज की ये वीडियो काफी जबरदस्त होने वाली है, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा, बहुत आनंद आने वाला है। मैं गोदी मीडिया के लपटझंडिसों की चर्चा वीडियो की आखिर में करता हूं, लेकिन आज इच्छा हो रही है कि शुरुआतें में कर दूं। फलाने के नौकर का परिचय तो मैंने शुरुआत में ही दे दिया। नाम है सुधीर चौधरी। कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस के ही एक MP से 100 करोड़ की घूस मांगते हुए रंगे हाथ पकड़े गए थे। वीडियो पूरी दुनिया ने देखा। 14 दिनों की नॉन स्टॉप तिहाड़ यात्रा करके लौटे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि जब से कांग्रेस के सांसद से घूस मांगने के चक्कर में लपेटे गए और कांग्रेस की सरकार में जेल जाना पड़ा, तबे से इन्होंने कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों को टारगेट करने की कसम खा ली। लोग कहते हैं कि चौधरी ये नहीं देखते कि उन्होंने कुकर्म कौन सा किया था, कांड कौन सा किया था। उनके दिमाग में सिर्फ एक बात है कि उन्हें कांग्रेस की वजह से जेल जाना पड़ा था। हालांकि लोग ये भी कहते हैं कि इनकी फाइलें इतनी ज्यादा हैं और इतने सारे कुकर्म हैं, कारनामे हैं कि सत्ता के इशारों पर ठुमका लगाना इनकी मजबूरी है, वरना आज तक के स्टूडियो से तिहाड़ की बहुत अधिक नहीं दूरी है। 17 दिसंबर 2012 की BBC की इस खबर को देखिए। इसमें बताया गया है कि जी न्यूज के 2 संपादकों सुधीर चौधरी और समीर अहलूवालिया को कांग्रेस सांसद और उद्योगपति नवीन जिंदल से धन उगाही करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इन दोनों ने कथित रूप से उद्योगपति नवीन जिंदल से कोयला घोटाले पर खबर न चलाने के लिए 100 करोड़ रुपया मांगा था। यानी अगर किसी पर कोई आरोप लगा है तो उसको बदनाम नहीं करेंगे, उस पर खबर नहीं चलाएंगे, नकारात्मक खबर नहीं चलाएंगे। इसलिए 100 करोड़ रुपया सुधीर चौधरी और इनका एक साथी मांगते हुए वीडियो में शूट हो गए थे। बाकायदा उसका वीडियो चारों तरफ प्रसारित हुआ था। एक झलकी आप भी देख लीजिए। और 100 करोड़ के बदले में सुधीर चौधरी और इनका साथी समीर अहलूवालिया वादा कर रहे थे कि हम आपके बारे में कोनो नकारात्मक खबर नहीं चलाएंगे। इन आरोपों को सुधीर चौधरी ने बकवास करार देते हुए दबाव बनाने का आरोप लगाया था, लेकिन इसका बाकायदा वीडियो भी सामने था जिसमें सारी कहानी साफ साफ दिख रही थी। 17 दिसंबर 2012 को दिल्ली के साकेत कोर्ट ने सुधीर चौधरी और समीर अहलूवालिया को 50-50 हजार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी थी और इनके विदेशी दौरे पर रोक लगा दी थी। यानी अदालत ने कहा था कि सुधीर और समीर अपना पासपोर्ट जमा करवा दें, ये लोग विदेश नहीं जा सकते। अब इस मामले में आगे क्या हुआ पता लगाते रहिए। वैसे क्या आप कल्पना भी कर सकते हैं कि आज की स्थिति में, आज के समय में, आज की जो सत्ता है, यदि किसी भी सवाल पूछने वाले पत्रकार का ऐसा कांड पकड़ ले तो क्या उसे जमानत मिल सकती है। यहां तो बिना कांड किए हुए लोगों को सालों साल जेल में ठूस कर रखा जा रहा है। वैसे क्या यह मामला भी अपने आप में एक बड़ी मजबूरी नहीं है कि यदि ये सत्ता की जूते न चाटें तो कभी भी इनकी फैलियां खुल जाएगी, क्योंकि कथित रूप से जांच एजेंसियां खाली विपक्षी नेताओं के लिए थोड़ी ना है। कोई भी जो सत्ता से सवाल करेगा वो रडार में आ सकता है और जिनका घूस मांगने का वीडियो उपलब्ध हो वो तो किसी भी क्षण लपेटे में आ सकते हैं। बाकी इन्होंने किस तरीके से 2000 के नोट में नैनो चिप होने का दावा किया था, किस तरीके से पूरे देश को बरगलाया था, झूठ बोला था, वो तो आपको याद ही होगा। हालांकि आप कितना याद रखेंगे, हर रोज तक का तो इनका काम वही है। कभी जिहाद का चार्ट तैयार करते हैं, कभी महंगाई के फायदे बताते हैं, कभी बेरोजगारी के फायदे बताते हैं। जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी हार जाए वहां के लोगों को मुफ्तखोर और देश विरोधी तक बताने लगते हैं। और अभी हुआ यह है कि जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के सामने झुकता नहीं है, उनसे हाथ नहीं मिलाता है, वो जिस कम्युनिटी का है
उसी को लगभग गरियाने लगे हैं। आपको याद होगा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पिछले कई महीने से ईडी टारगेट कर रही है। पिछले दिनों उन्हें गिरफ्तार किया गया। हालांकि हेमंत सोरेन के मामले में ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी खुदे गच्चा खा गई है। हेमंत सोरेन पर थोड़ी देर बाद बात करेंगे, पहले चौधरी को निपटा लेते हैं, यानी चौधरी की बात निपटा लेते हैं। हुआ ये कि जब हेमंत सोरेन झुके नहीं तो चौधरी ने हेमंत सोरेन के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। उन्हें तरह तरह से अनाप शनाप बातें बोलकर बदनाम करना शुरू कर दिया और अपने ब्लैक एंड व्हाइट शो में काला सफेद करने लगे। बताने लगे कि हेमंत सोरेन तो बहुत लग्जरियस लाइफ जीने के आदी हैं, उनका लाइफ स्टाइल देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि वो 3-3.5 लाख रुपया महीने का कमाते होंगे, उनकी तनख्वाह होगी, हजारों करोड़ रुपया कमाते होंगे, ऐसा लगेगा। प्राइवेट जेट से चलते हैं, बहुत महंगा जीवन जीते हैं। और अपनी एक महिला पत्रकार से सवाल करते हुए सुधीर चौधरी पूछते हैं कि आज की रात हेमंत सोरेन की कैसे बीतेगी। हेमंत सोरेन को तो एक अच्छी लाइफ स्टाइल की आदत है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं। आज उनके लिए एक तरीके से वैसे ही होगा जैसे वो 20-30-40 साल पहले अपने किसी आदिवासी के तौर पर किसी जंगल में चले जाएं। आज की रात काफी मुश्किल होने वाली है। यानी चौधरी ने आदिवासी समाज को कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश की, कथित तौर पर कोशिश की कि ये लोग जंगली हैं, जंगल में रहते हैं, इन्हें जंगल में ही रहना चाहिए। हालांकि चौधरी ने अपने ही 14 रातों के बारे में नहीं बताया कि जब वो तिहाड़ यात्रा पर भेजे गए थे तब उनकी रातें कैसे बीती थी, वहां लग्जरियस लाइफ याद आ रही थी कि नहीं। इसी बात से नाराज होकर झारखंड में सुधीर चौधरी के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज कराई गई है। इसमें कहा गया है कि सुधीर ने अपनी खबर में कहा कि हेमंत सोरेन को चार्टर प्लेन और सुविधा युक्त जिंदगी जीने की आदत लग गई है, लेकिन CM पद जाने के बाद, यानी पद से इस्तीफा देने के बाद हालात बदल गए हैं। अब उन्हें जंगल में आदिवासी की तरह रहना पड़ेगा, जैसा कि 30-40 साल पहले वो रहा करते थे। उनके लिए यह काफी मुश्किल होगा। आरोप लगाया गया कि सुधीर चौधरी ने आदिवासी समाज के लिए और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए अभद्र तथा आपत्तिजनक टिप्पणी की है। ऐसा लगता है कि सुधीर चौधरी जातीय विद्वेष से ग्रसित एक व्यक्ति हैं, जिनकी नजर में आदिवासियों का मतलब पिछड़ापन और जंगली होता है। सुधीर के इस अभद्र टिप्पणी से पूरा आदिवासी समाज आहत है। हम लोगों को बताना चाहते हैं कि आदिवासी समाज जंगली नहीं है। आज देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, जो देश के पूरे जुडिशियल सिस्टम की अभिभावक भी हैं। ऐसे में सुधीर चौधरी के द्वारा आदिवासी को जंगली बताना निहायत जातिवाद से ग्रस्त और ऊंच नीच की भावना से प्रेरित मालूम पड़ता है। उनके इस शर्मनाक बयान से पूरा आदिवासी समाज आहत है, आक्रोशित है और आदिवासी समाज को नीचा दिखाने की उनकी इस मंशा का संवैधानिक और लोकतांत्रिक रूप से विरोध करते हैं और सुधीर चौधरी के ऊपर SC/ST एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट 1989 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाए तथा अविलंब सुधीर चौधरी को गिरफ्तार कर आदिवासी समाज को न्याय दिया जाए। FIR दर्ज कराने के वक्त आदिवासी सेना के महानगर अध्यक्ष अजीत लकड़ा, अमरनाथ लकड़ा, आकाश तिर्की, पंकज भगत, नितिन मुन्ना, अनूप निशांत, उत्तम और अन्य लोग उपस्थित रहे। सुधीर चौधरी की इन टिप्पणियों को सुनने के बाद लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या आदिवासी अच्छी गाड़ी में बैठ नहीं सकता, क्या आदिवासी प्लेन में नहीं बैठ सकता, क्या आदिवासी अपने पास कैश नहीं रख सकता। आरोप लग रहा है कि सुधीर चौधरी ने अपने इस बयानों से 12 करोड़ से अधिक आदिवासियों को नीचा दिखाने का प्रयास किया है। वहीं लोग ये भी पूछ रहे हैं कि 9.5 साल की मोदी सरकार के दौरान सुधीर चौधरी ने कब पूछा कि दिन में 5 बार कपड़े फलाने जी किसके दम पर बदलते हैं, उन कपड़ों की कीमत कितनी है, उनका पैसा कौन देता है। आरोप लगता है कि बहुत महंगा वाला मशरूम खाते हैं, वो मशरूम किसकी जेब से निकल के आता है। प्रधानमंत्री ने कोरोना के दौरान जब देश त्राहिमाम कर रहा था, आम आदमी खाने को तरस रहा था, उस वक्त 8,000 करोड़ की एक हवाई जहाज खरीदी। वो 2 हवाई जहाज, इतनी महंगी हवाई जहाज किसके लिए है और ये पैसा किसकी जेब से आया था। प्रधानमंत्री 12 करोड़ की कार में चलते हैं, वो पैसा किसकी जेब से आया है। क्या प्रधानमंत्री गेहूं बेच कर लाते हैं, अपने पिताजी की जमीन बेच कर लाते हैं। उनके एक एक कार्यक्रम में करोड़ों रुपए फूंक दिए जाते हैं। जनता के पैसे से जनता को बांटे जा रहे राशन, नून, तेल पर प्रधानमंत्री की फोटो चिपकाने में न जाने कितने करोड़ रुपए फूंक दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री की एक एक रैली में न जाने कितने लाख या करोड़ रुपए फूलों में उड़ा दिए जाते हैं। उनकी रैलियों की तैयारियों की भव्यता देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना खर्च हुआ होगा और ये सब कुछ किसके पैसे पर होता है। ये सारे सवाल तो सुधीर चौधरी ने कभी नहीं पूछे, बल्कि इसके ठीक उलट सुधीर चौधरी पिछले दिनों यह बताते हुए सुने गए कि प्रधानमंत्री अपने खाने पीने का खर्चा भी अपने जेब से करते हैं। लोगों ने कहा कि जिस सुधीर चौधरी को यह नहीं पता चला कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत के बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा, उस सुधीर चौधरी ने यह कैसे बता दिया कि प्रधानमंत्री खाने पीने का खर्चा अपनी जेब से भरते हैं। क्या प्रधानमंत्री ने खुद बताया? वैसे भी यदि ऐसा है कि वो अपनी जेब से खाना खरीद कर खाते हैं तो बड़ी शर्मनाक बात है। इस देश में प्रधानमंत्री के लिए उनके आवास में क्या सरकारी व्यवस्था खाने की नहीं है? जब आप प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जैसे तमाम पदों पर रहने वाले लोगों के लिए सुविधाओं की सूची देखेंगे तो
झोपड़ियां टन टन करने लग जाएगी। खासकर प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले लोगों के लिए करोड़ों रुपए हर महीने खर्च होते हैं। क्या सुधीर चौधरी बताएंगे कि प्रधानमंत्री की तनख्वाह भी कुछ लाख होती है, तो ये करोड़ों रुपए कहां से खर्च होते हैं। लेकिन कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि आदिवासी वाले मैटर पे सुधीर चौधरी तगड़े से लपेटे में आ सकते हैं, और सुधीर चौधरी खुद ही लपेटे में आए चाहे नहीं, लेकिन बीजेपी का उन्होंने कहीं न कहीं नुकसान तो करवा ही दिया है। हेमंत सोरेन को टारगेट किए जाने के बाद से पहले से ही आदिवासी को टारगेट करने की बात उठ रही थी, और अब तो सीधे सीधे सुधीर चौधरी ने सरेआम बंटाधारे कर दिया। याद करिए, किसान आंदोलन के दौरान जब किसान पिज्जा खा रहे थे तो गोदी मीडिया के तमाम लपटझंडिसों ने पिज्जा खाने पर सवाल उठा दिया, किसानों की महंगी गाड़ियों पर सवाल उठा दिया, किसानों के पास ट्रैक्टर है वो भी महंगा वाला, इस पर सवाल उठा दिया। यानी गोदी मीडिया के लपटझंडिस और सत्ता समर्थक जितने भी हैं, इन सब की नजर में किसान हमेशा फटे हाल होना चाहिए। फटी हुई धोती, चिथड़ा कुर्ता और सर पे मैली पगड़ी होनी चाहिए, पांव में जूता नहीं होना चाहिए। गोदी मीडिया के अनुसार किसान ऐसा होना चाहिए जो अब न तब मजबूर हो कि रस्सी पर झूल जाए। भीख मांगता हुआ किसान, गिड़गिड़ाता हुआ किसान, जब किसान की स्थिति ऐसी होगी तभी उसे किसान मांगनेगा गोदी मीडिया। किसान पिज्जा कैसे खा सकता है? पिज्जा खाने का अधिकार तो खाली सुधीर चौधरी जैसे लपटझंडिसों का है, सत्ता के चाटुकारों का है, दलालों का है। इस मामले पर कुरान झारखंडी क्या कह रहे हैं और किस तरीके से सुधीर चौधरी को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं, इन्हें सुन लीजिए, फिर आगे की बात करेंगे। आगे कुछ महत्वपूर्ण मामले हैं, बने रहिएगा। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ और चीफ जस्टिस तथा जस्टिस बेला एम त्रिवेदी को लेकर क्या सवाल उठ रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, सुधीर चौधरी के ऊपर क्यों नहीं कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए? जिस तरह का भाषा का प्रयोग उन्होंने हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और देश के सबसे बड़े आदिवासी नेता के लिए उन्होंने किया है, जिस तरह से एक आदिवासी समाज से आने वाले एक नेता, एक आंदोलनकारी के लिए उन्होंने जो किया है, उसके लिए उनके ऊपर एससी एसटी एक्ट में कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें ये सबक भी सिखाना चाहिए ताकि सुधीर चौधरी जैसी दोबारा कोई हमारे आदिवासी के रीति रिवाजों पर, कल्चर पे और आदिवासी नेताओं पर टिक्का टिप्पणी और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने से डरें। मैं झारखंड पुलिस से नम्र निवेदन करूंगा कि वो इस पर अग्रेतर कार्रवाई करें और कड़ी से कड़ी सजा सुधीर चौधरी को दिलाई जाए। मैं हमारे झारखंड जो धरती जिसमें बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू जैसे ऐसे कई वीरों की धरती है जहां से हम आते हैं, और हम आश्वस्त कराना चाहते हैं हमारे आदिवासी भाइयों को कि हम जब तक सुधीर चौधरी को कड़ी से कड़ी सजा ना दिला दें तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। उनके ऊपर हर पूरे देश भर में उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी और कानून में सुसंगत धाराओं से जो एससी एसटी एक्ट में लिखी गई हैं उसके तहत उन पर कार्रवाई होगी। और साथ में मैं ये भी बता दूं कि आदिवासी चाहे लग्जरी गाड़ियों में घूमे, चाहे प्लेन में घूमे, ये उनका हक और अधिकार सुधीर चौधरी और दिहाड़ी जैसे तुच्छ पत्रकारों ने नहीं दिया है। ये अधिकार संविधान ने दिया, ये अधिकार हमारे बाबा साहब द्वारा रचित संविधान ने दिया है। इसीलिए दोबारा किसी भी तरह की अमर्यादित भाषा और टिक्का टिप्पणी करने से पहले सोचना चाहिए होगा उनको। सुन लिया आपने। पिछले दिनों कर्नाटक को लेकर भी सुधीर चौधरी ने धार्मिक अल्पसंख्यकों को वाणिज्यिक वाहन खरीदने के लिए सब्सिडी देने की योजना के बारे में गलत सूचना फैलाने का कथित प्रयास किया, जिस योजना में सभी पात्र लोगों को लाभ मिलता है। सुधीर चौधरी ने कह दिया कि यह सिर्फ विशेष संप्रदाय के लोगों के लिए है। इस मामले पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत लिखती हैं कि सुधीर चौधरी की ये वही सोच है जिनको लगता है कि ये देश एक वर्ग की बपौती है, दलित, पिछड़े, आदिवासी इनसे कमतर हैं, जिन्हें जंगलों में रहना चाहिए। हंसराज मीणा लिखते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया यह सोचता है कि एससी एसटी ओबीसी नेताओं को भिखारी की तरह जीना चाहिए, उन्हें प्लेन कार में बैठना नहीं चाहिए बल्कि जंगल में रहना चाहिए। वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन लिखते हैं कि आदिवासी समाज सिर्फ जंगल में नहीं रहता है, भारत की राष्ट्रपति भी आदिवासी समाज से आती हैं, एम्स में डॉक्टर, वाइस चांसलर, प्रोफेसर, पत्रकार, मुख्यमंत्री भी हैं इसी समाज से। सुधीर चौधरी और अरुण पुरी पर एससी एसटी एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। ट्राइबल आर्मी लिखते हैं कि महामहिम राष्ट्रपति जी, देखिए किस प्रकार आदिवासी समुदाय का अपमान किया जा रहा है और आप चुप हैं क्यों? ये बात कितनी महत्वपूर्ण है कि देश के राष्ट्रपति जिस समाज से आती हैं उसी समाज को नीचा दिखाते हुए एक न्यूज चैनल पर इस तरह की टिप्पणियां की जा रही हैं, जबकि द्रौपदी मुर्मू का नाम जब राष्ट्रपति पद के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आगे रखा गया था, तब गोदी मीडिया के इन्हीं चैनलों ने, इन्हीं नपटझंडिसों ने आदिवासी शब्द की खूब आरती उतारी थी। जब हेमंत सोरेन जैसा आदिवासी समाज से आने वाला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के सामने झुका नहीं तो वही आदिवासी जंगली हो गए।
उन्हें जंगल में रहना चाहिए। यानी कुल मिलाकर बात साफ है, जिस लीक पर प्रधानमंत्री मोदी और गुजराती टीम चलती है उसी लीक पर गोदी मीडिया भी चलता है। जिस तरीके से गुजराती टीम को किसी भ्रष्टाचारी, किसी बलात्कारी, किसी हत्यारे, किसी फ्रॉड, किसी डकैत से कोई तकलीफ नहीं है अगर वो अपने साथ है, तो ठीक उसी तरह से गोदी मीडिया को भी किसी भी जाति या किसी भी धर्म से तब तक प्रेम है जब तक वो बीजेपी के पक्ष में है। जैसे ही कोई जाति, कोई संप्रदाय, कोई धर्म, कोई समाज बीजेपी के खिलाफ होगा, आंख से आंख मिलाएगा, तो वो गंदा हो जाएगा, गलत हो जाएगा, वो भ्रष्टाचारी हो जाएगा। और जाति, धर्म, समाज को तो छोड़िए, सुधीर चौधरी ने तो सीधे सीधे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की हार और आम आदमी पार्टी की जीत पर दिल्ली की जनता को ही मुफ्तखोर बता दिया। कह दिया कि देश से इनका कोई लेना देना ही नहीं है। लगभग देशद्रोही टाइप के शब्दों का इस्तेमाल इसने कर दिया। इससे ज्यादा अब बचता क्या है? लोग महामहिम राष्ट्रपति जी से उम्मीद कर रहे हैं। ये उम्मीद कहां तक वाजिब है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं हेमंत सोरेन की। आप सबको याद है हेमंत सोरेन का इस्तीफा हुआ। शायद उन्हें पहले से संदेह था कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है और गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रपति शासन लगाकर उनकी सत्ता छीनी जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी अपना राजनीतिक षड्यंत्र खेल सकती है। इसीलिए हेमंत सोरेन ने पहले से ही पूरी पिच बिछा कर रखी थी। विधायकों की सुरक्षा से लेकर समर्थन पत्र तक सारा जुगाड़ कर लिया था। यूं कह लीजिए कि दिल्ली में बैठे तथाकथित नकली चाणक्य की सारी गणित फेल हो गई। घंटों तक राज्यपाल द्वारा मामले को लटकाए रखने के बाद भी बीजेपी का सिक्का चला नहीं, दाल खड़े खड़े रह गई, दाल गली नहीं। और आज हेमंत सोरेन के बेहद करीबी माने जाने वाले चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। अब लोग चर्चा कर रहे हैं कि शायद चौधरी को यह उम्मीद थी कि झारखंड में भाजपा का खेल चल जाएगा, वो सत्ता में आ जाएगी, इसलिए उन्होंने कथित रूप से आदिवासियों को जंगली बता दिया था। लेकिन अब एक बार फिर से झारखंड में सोरेन की सरकार है, आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। कहीं ऐसा न हो कि सुधीर चौधरी लपेटे में आ जाएं। हालांकि कर्नाटक वाले मामले में जिस तरीके से कांग्रेस ने ढुलमुल रवैया अपनाया, कोई मजबूत एक्शन नहीं लिया और तमाम सरकारों ने, कांग्रेस समेत तमाम सरकारों ने गोदी मीडिया को जिस तरीके से छूट दे रखी है, उसे देखते हुए किसी भी विपक्षी दल की राज्य सरकार से यह उम्मीद करना कि गोदी मीडिया के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई की जाएगी, यह जरा बेमानी लगती है। सभी विपक्षी दलों की सरकारों ने भी गोदी मीडिया द्वारा लगातार प्रताड़ित होने के बाद भी उन्हीं को पैसा दिया, उन्हीं के साथ खड़े रहे, उन्हीं का समर्थन किया और उनकी तमाम गलतियों पर भी उन्हें सजा नहीं दी। वहीं अपनी गिरफ्तारी को लेकर पहले हेमंत सोरेन हाईकोर्ट गए थे, हाईकोर्ट ने मामला खारिज कर दिया। इसके बाद हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप हाईकोर्ट में जाइए और हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई नहीं हुई। यानी हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से हाईकोर्ट, खेला चालू हो गया। लेकिन इसे लेकर कुछ लोग बड़े गंभीर सवाल उठा रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार है प्रशांत टंडन, इन्होंने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट की जिस बेंच को आज झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई करनी है, उसमें जस्टिस बेला त्रिवेदी भी हैं। जस्टिस बेला त्रिवेदी गुजरात की मोदी सरकार में लॉ सेक्रेटरी भी रह चुकी हैं। उमर खालिद की जमानत का मामला भी बेला त्रिवेदी की ही बेंच का है, जो कल 13वीं बार स्थगित हो गया। सवाल यह है कि राजनीतिक रूप से संवेदनशील केस बेला त्रिवेदी की ही बेंच में क्यों जाते हैं। यहां इन्होंने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट में जो जज हैं जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, ये गुजरात की मोदी सरकार में लॉ सेक्रेटरी रह चुकी हैं, गुजरात की मोदी सरकार में। बाकी आप लोग समझदार हैं, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर हेमंत सोरेन के मामले में फिर से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ पर सवाल क्यों उठ रहे हैं, क्यों उनका नाम आ रहा है, क्यों उनसे सवाल किया जा रहा है। फिल्म निर्देशक और पत्रकार विनोद कापड़ी लिखते हैं कि जब जब राजनीतिक नेतृत्व ने अहंकार दिखाया है, लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश की है, तब तब न्यायपालिका ने संवैधानिक मूल्यों और लोकतंत्र की रक्षा की है। लेकिन आप लोग न्यायपालिका की बची खुची नाक और साख भी खत्म कर रहे हो, और वो भी लगातार। कुछ तो रीढ़ दिखाओ सुप्रीम कोर्ट, अपनी हालत क्यों मीडिया से भी, गोदी मीडिया से भी बदतर कर रहे हो। जब हमारे जैसे सैकड़ों लोग डटकर खड़े हैं तो आपको इतना डर क्यों लगता है जस्टिस चंद्रचूड़। अब यहां कुछ पॉइंट्स पर ध्यान दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में कौन सा मामला किसके अंतर्गत सुना जाएगा, यानी किस बेंच में सुनवाई होगी, उस बेंच में कौन कौन से जज शामिल होंगे, यह फैसला चीफ जस्टिस के हाथों में होता है। यानी फिलहाल डीवाई चंद्रचूड़ जी के हाथों में है। पत्रकार प्रशांत टंडन का सवाल करते हैं कि राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दे ज्यादातर बेला एम त्रिवेदी की बेंच में ही क्यों मिलते हैं, और बेंच का निर्धारण चीफ जस्टिस के हाथों में है। अगली बात, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने ही कहा था कि जजों के पास तमाम सुविधाएं, तमाम सुरक्षा व्यवस्था है। अगर वो डरेंगे, अगर वो मजबूत फैसले नहीं करेंगे, यदि वो एक्शन नहीं लेंगे, कठोर एक्शन नहीं लेंगे, तो फिर कौन लेगा।
यदि जज सामने नहीं आएंगे, लोकतंत्र के लिए मजबूती से खड़े नहीं होंगे, तो फिर हम आम लोगों से उम्मीद कैसे कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे सुप्रीम कोर्ट में मामलों की लिस्टिंग को लेकर सवाल उठा चुके हैं। चीफ जस्टिस को पत्र लिख चुके हैं। वरिष्ठ जजों से मामला लेकर जूनियर जजों को दे दिया जाता है, यानी जजों के चयन में भी झोलझाल के आरोप लग चुके हैं और लगातार लग रहे हैं। इस मामले पर हमने पूर्व में विस्तार से बात की है। आप सभी दर्शकों से अनुरोध यह है कि नियमित बने रहिए, सभी वीडियोस को लगातार देखा करिए, ताकि बार बार एक ही बात न बतानी पड़े और आप हर मुद्दे के प्रति जागरूक रहें। कुल मिलाकर हेमंत सोरेन को हाई कोर्ट से कुछ नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट भागना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हाई कोर्ट चले जाओ। अब लोग कह रहे हैं कि कुल मिलाकर हेमंत सोरेन को कई दिनों तक जेल में बंद रखने की कहानी चल रही है। आप कोर्ट से कोर्ट भागते रहिए और इन सब से बचने का एक ही सबसे आसान उपाय है कि चट से पाला बदल लीजिए, नीतीश कुमार की तरह पलटी मारिए। न तो आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, न सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, और तो और प्रधानमंत्री के साथ चाय भी मिलेगी, कॉफी भी मिलेगी, फोटो भी खिंचवाएंगे, सेल्फी भी होगी, वीडियो भी बनेगी, और कोई सुधीर चौधरी नाम का लपटझंडिस आपको जंगल में भेजेगा भी नहीं, वनवास भी नहीं करवाएगा, आपको जंगली भी नहीं बताएगा कथित रूप से। वैसे जंगल से याद आया, सुधीर चौधरी जैसे 100 करोड़ घूस मांगने वाले लोग और प्रधानमंत्री जैसे 8,000 करोड़ की प्लेन में घूमने वाले लोग पीएम केयर फंड के नाम पर जनता से न जाने कितने हजार या लाख करोड़ रुपया लेकर दबाकर बैठ जाने वाले लोग भी शांति के लिए जंगल में जाते हैं। जब काम धाम से मन उब जाता है तो जंगल में ही घूमने जाते हैं। और कहा जाता है कि हम सभी बंदरों की औलादे हैं। बंदर जंगल में रहा करते थे, एक वक्त में धरती का ज्यादा हिस्सा जंगल ही था, जंगल से ही हमारा पेट भरता है। आज भी ज्यादातर चीजें जंगल से मिलती हैं। जंगल की जड़ी बूटी के नाम पर रामदेव जैसे लोग धन्ना सेठ बन जाते हैं। यह अलग बात है कि कोयला निकालने के लिए प्रधानमंत्री के परम मित्र जैसे लोग जंगलों को काटते भी हैं। झारखंड से ही सटा हुआ है छत्तीसगढ़, हसदेव अरण्य को लगातार काटा जा रहा है। जनता त्राहिमाम कर रही है, विरोध कर रही है। गोदी मीडिया के किसी लपटझंडिस की इतनी औकात नहीं है कि एक लाइन उस मामले पर बोल दे, क्योंकि उनके पास तो अरबों खरबों की संपत्ति होगी, करोड़ों की तो होगी ही। एयर प्यूरिफायर लगा लेंगे, सारी व्यवस्था कर लेंगे, बहुत दिक्कत होगी तो देश छोड़कर चले जाएंगे। वैसे भी पिछले कुछ ही सालों में भारत के बहुत सारे करोड़पति दूसरे देशों में जाकर बस चुके हैं, तो ये लपटझंडिस भी चले जाएंगे। जंगल कटने से इनको क्या तकलीफ होगी? सुधीर चौधरी की बात तो हो गई, अब जरा सुधीर चौधरी के चेलों की बात कर लेते हैं। सुधीर चौधरी का सबसे बड़ा काम और सबसे बड़ा टेंडर जो ये चलाते हैं वो है नफरत का, सांप्रदायिकरण का, देश की जनता को धर्म के नाम पर बांटने का। इस व्यक्ति ने दुनिया के इतिहास में पहली बार जिहाद का बाकायदा एक लंबा चौड़ा चार्ट बनाकर दिखाया, जिसका जमीन पर कोई आधार नहीं दिखता। यानी ये व्यक्ति स्टूडियो में बैठकर ही नया नया आविष्कार करता रहता है। जैसे 2000 के नोट में नैनो चिप ढूंढ लिया था, लेकिन इनके जहर का असर यह हुआ है कि तथाकथित रूप से गाय की रक्षा के नाम पर आतंकी बने कथित हिंदूवादी संगठन बजरंग दल के कार्यकर्ता खुद ही गाय की हत्या कर रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में पुलिस ने बजरंग दल के पदाधिकारियों को गोहत्या निवारण अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि 16 और 28 जनवरी को छलजट थाना क्षेत्र में पाए गए गायों के कंकाल के मामले में बजरंग दल के मुरादाबाद जिला प्रमुख समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें सुमित बिश्नोई उर्फ मोनू बिश्नोई, राजीव चौधरी, रमन चौधरी और शहाबुद्दीन शामिल हैं। एसपी हेमराज मीणा का कहना है कि शहाबुद्दीन ने सुमित बिश्नोई और राजीव चौधरी के कहने पर गाय के कंकाल फेंके थे ताकि थाना प्रभारी को हटाया जा सके और इस मामले में एक ऐसे व्यक्ति को फंसाया जा सके जिसकी शहाबुद्दीन से रंजिश थी, दुश्मनी थी। यानी शहाबुद्दीन के दुश्मनों को फंसाने के लिए शहाबुद्दीन, बजरंग दल का जिलाध्यक्ष समेत 4 लोगों ने खुद ही गाय काट दी। वहीं इस मामले में सब इंस्पेक्टर नरेंद्र कुमार भी पूरी साजिश में शामिल बताए गए हैं। अब आप खुद ही समझ लीजिए कि जो लोग नारों में गाय को अपनी माता बताते हैं, मैया बताते हैं, दुश्मन को फंसाने के लिए उसी मैया की हत्या कर रहे हैं। और यह पहला मामला नहीं है, उत्तर प्रदेश से ऐसे तमाम मामले पकड़े गए और इस तरह के मामलों में यूपी पुलिस की मैं जमकर तारीफ करता हूं। यूपी पुलिस बधाई की पात्र है। पिछले कुछ सालों में योगी सरकार की पुलिस ने ऐसे कई मामलों का खुलासा किया जहां पर हिंदूवादी संगठनों से जुड़े हुए लोगों ने गायों की हत्या की और धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की। एक पर्टिकुलर मामले में, इस तरह के पर्टिकुलर मामले में यूपी के मुख्यमंत्री और उनकी पुलिस बधाई की पात्र है। खाली इसमें। वैसे इस मामले पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।